नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य। देखिए, गुप्त साम्राज्य का जो यानी कि शासनकाल था, गुप्त वंश का जो शासनकाल था वो माना जाता है 275 से 550 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है वो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक यानी गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ तक ये विस्तृत था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। गुप्त राजवंश की स्थापना जो है वो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने की थी। वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है गुप्त साम्राज्य का, वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत देखिए 319 या 20 दिया होगा, 19 से 20 चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त संवत जो है वो 319 या 20 दिया होगा। ये 319 से 20 ईस्वी तक के समय को यहाँ से ये गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो कितना है ये, 319 दिया हो या 320 दिया होगा, 319-20 में ये गुप्त संवत चला था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति ही चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने जो है गुप्त शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे। उसके बाद में सर्वाधिक अगर पूछा जाता है तो सर्वाधिक जो रजत सिक्के थे यानी चांदी के सिक्के थे वो चलाने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाए थे। उसके बाद में देखिए ये जो रुपयक होता था, ये चांदी का सिक्का कहलाता था रुपयक। वहीं दीनार एक सिक्का था, इसे स्वर्ण सिक्का था, ये इसे दीनार कहा जाता था। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए जान लीजिए, बहुत सारे फैक्ट हैं इनके बारे में पूछा जाता है समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसको धरणी बंद कहा जाता था। देखिए समुद्रगुप्त को ही धरणी बंद कहा गया है। समुद्रगुप्त को क्यों इसको कहा गया है धरणी बंद? क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। यानी समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसका अभिलेख है जो प्रयाग प्रशस्ति, उसमें वर्णन मिलता है कि इसको धरणीबंद कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इसकी विजयों के कारण कहा गया है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा इसके बारे में एक बहुत ही चर्चित रहता है कि आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था इन्होंने। दक्षिणापथ के 12 थे और आर्यावर्त के 9 शासक थे। देखिए इसी में इन्होंने जो प्रसवोद्धारण और ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति को अपनाया था। तो ये दक्षिणापथ के जो शासकों को हराया था उसमें इन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का पालन किया था, यानी इस नीति को अपनाया था। और जो उत्तर के थे तो उनको उत्तर में प्रसवोद्धारण नीति का इन्होंने अपनाया था, माने इसका जो है अपनाया, ये नीतियाँ थीं इनको अपनाया था। ठीक है, आगे देखिए विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा? ये कई बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, लेकिन ये विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को मानी नेपोलियन कहा है भारत का। किसने कहा था? ये प्रश्न भी या बन सकता है परीक्षा में। तो विंसेंट स्मिथ थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत अच्छा है, ये बिंदु इसको याद कर लीजिए। अगला है देखिए, इसी में सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी ये संगीत प्रेमी था। इसी कारण ये अर्थ लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। धर्म की प्राचीर भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण भी इन्होंने ही दिया था। वसुबंधु को संरक्षण देने वाला कौन था? समुद्रगुप्त। आर्यावर्त देखिए, जो आर्यावर्त है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र और हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र होता है, माने पूर्वी समुद्र वही बंगाल की खाड़ी से लेकर के और पश्चिमी समुद्र यानी गुजरात तक, हिमालय उत्तर में हिमालय और विंध्य पर्वत दक्षिण में ही विंध्य पर्वत के बीच का जो स्थान होता है उसको आर्यावर्त कहते हैं।
ठीक है, उसको आर्यावर्त कहते हैं। वहीं दक्षिणापथ क्या है, देखिए विंध्य पर्वत से जो दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा की नदियों के बीच का प्रदेश है उसको, यानी विंध्य पर्वत से दक्षिण की ओर भारत के जो दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय है भारत है उसकी तरफ जो क्षेत्र है वो दक्षिणापथ कहलाता है। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के प्रदेश तक। सिंघल वही था, यहाँ पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो इसको लंका द्वीप, ये था लंका द्वीप को सिंघल कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें याद करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या चीज़ें हैं, देखिए एक तो इन्होंने शकों को हराया था, यानी कि शक जो आक्रमणकर्ता थे, शक थे, उनको इन्होंने पराजित किया था। यानी रुद्र सिंह तृतीय था, ये शक शासक था, इसको इन्होंने हराया था। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी हमको मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। रुद्र सिंह तृतीय इसको हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या विक्रमादित्य नाम दिया होगा। और इन्हीं के काल में चीनी यात्री फाह्यान जो भारत आया था, चीनी यात्री फाह्यान जो था वो इन्हीं के शासनकाल में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय नाम दिया हो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम दिया गया होगा, तो ये नाम एक ही है। विक्रमादित्य उनकी उपाधि है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था और ये 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। कुमारगुप्त के बारे में देखिए क्या है। कुमारगुप्त जो है इसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 18 कुल अभिलेख हैं, मतलब सर्वाधिक जो अभिलेख प्राप्त हुए वो कुमारगुप्त से संबंधित हैं। और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। सिक्कों पर इसे गुप्त कुलामचंद्र और गुप्त कुल व्योमससी कहा जाता है। कुमारगुप्त को गुप्त कुलामचंद्र, गुप्त कुल व्योमससी। स्कंदगुप्त के बारे में क्या चीज़ें याद करने की हैं, इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था और सुदर्शन झील का निर्माण जो था इन्होंने पुनः निर्माण जो है इन्होंने कराया था। देखिए जो सुदर्शन झील थी ना, उसका निर्माण सर्वप्रथम तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था। और अशोक ने इस झील पर जो है ना बांध का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो उसके बाद में ये पहली बार ये बांध टूटा था समय था उस समय 130 से लेकर के 150 ईस्वी के बीच में ये टूट गया था ये बांध। उस समय शक शासक थे रुद्रदामन, उनके समय में ये बांध टूट गया था और उसका निर्माण भी उन्होंने करवाया था। राज्यपाल उनके थे सुबिसाक, उनके निर्देशन में ये बांध फिर से बनाया गया था। लेकिन जब पुनः यानी दोबारा ये जो बांध टूटा है सुदर्शन झील का, तो ये टूटा है स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, ये बांध कब टूटा है, स्कंदगुप्त के समय में ये बांध पुनः टूट गया। और इसका जो निर्माण है इन्होंने स्कंदगुप्त ने यानी कि दोबारा में कराया था, दूसरी बार ये टूटा था इनके समय में, और इसका जो है इन्होंने इसका फिर से निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन थे, चक्रपालित जो थे इन्होंने इनको भेजा था कि इसको बनवाइए। तो ये चक्रपालित जो थे ये सीमांत प्रदेश के मतलब राज्यपाल हुआ करते थे, इनको इनके निर्माण के लिए भेजा था। दक्षिणापथ के कुल कुछ शासक हैं जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए, तो उनको जान लेते हैं कौन कौन थे। देखिए यहाँ पर कुछ ही दे रखे हैं मैंने, 12 शासक थे। तो कौन थे देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसमें कौशल था एक राज्य, इसमें महेंद्र इसके राजा थे महेंद्र। तो कौशल राज्य था, उसके राजा थे महेंद्र। ठीक है, उसके बाद में महाकांतार जो राज्य था यानी इसके शासक थे व्याघ्रराज। देखिए फिर था कांची, तो कांची जो दक्षिण में था यानी इसका शासक था विष्णुगोप, ये विष्णुगोप था। और फिर है वेंगी, तो वेंगी के हस्ती वर्मा थे। देवराष्ट्र थे, उनके कुबेर थे। और छठवां यहाँ पर दिया गया है करौल राज्य था, उसके थे मंटराज। तो इसमें इतना याद कर लेंगे तो इनसे मिलान अच्छा हो जाएगा। अगर बाकी भी देते हैं 2-4 इसमें से भी आएंगे।
तो देखिए इसमें जो ये दिए गए हैं दक्षिणापथ के कुछ शासक हैं, कौशल हैं, उनका महेंद्र राजा था, महाकांतार का राजा व्याघ्रराज था, कांची का विष्णुगोप था, बेंगी का हस्तिवर्मा था और देवराष्ट्र का कुबेर था, करौल का मंटराज था। इसमें देखिए मैं कुछ को याद कराने के आपको तरीका बताते हैं। जैसे ये महाकांतार है, तो महाकांतार देखिए जो कांतार शब्द होता है ना, कांतार माने जंगल होता है, ठीक है। कांतार माने वन या जंगल होता है। तो जंगल में क्या होते हैं, बाघ होते हैं ना, बाघ कहाँ रहते हैं, तो हम यहाँ से व्याघ्र राज का बाघ राज या व्याघ्र राज जो है ये जंगल, बाघ से अर्थ लगा लेंगे इसको। तो कांतार का अर्थ जंगल होता है, तो इसलिए महाकांतार का राजा जो था वो व्याघ्र राज था, माने जंगल में बाघ होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। अगला है देखिए कांची, तो कांची से हम कंचा लगाएं, कंचा तो खेले होंगे बचपन में, तो कंचा जो होता है ना, कांची से हम इसको अर्थ लगा लें तो कंचा क्या होते हैं, गोल होते हैं। कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। तो गोल यानी विष्णु गोप यहाँ पर दिया गया है, तो गोप से हम गोल इसका अर्थ संबंध जोड़ लेंगे, ठीक है। गोप से कांची का कौन हो जाएगा, विष्णु गोप। तो गोप माने गोल, कंचा गोल होता है, तो गोप से गोल से गोप, कांची से कंचा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बेंगी है, बेंगी का हस्तिवर्मा है, तो बेंगी का अर्थ देखिए होता है फेंकना। बेंगी का माने कहीं कहीं पर बेंग दो, कहीं पर बेंग दिया, ऐसी कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में इसको फेंकना कहते हैं, फेंकना, ठीक है। फेंकना माने कोई चीज़ है हाथ से उसको फेंकना, तो हाथ से कोई चीज़ फेंकी जाए, जैसे गेंद फेंकना, तो गेंद वेंग दी, तो वेंग दी गेंद को वेंग करो, वेंग दी, बेंगना, तो बेंग दी माने हाथ से फेंकने, किसी चीज़ को हाथ से फेंक देते हैं, बेंग देते हैं, तो बेंग देते बेंगी का हो जाएगा हस्तवर्मा, तो हस्त से हाथ होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। अगला है देखिए इसमें कुबेर, तो देवराष्ट्र, ये पांचवा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर देवराष्ट्र लिखा है, तो देवराष्ट्र का कौन हो जाएगा, कुबेर दिया गया है। तो कुबेर इसके राजा थे, तो देवराष्ट्र को कैसे याद करेंगे, देवराज इंद्र जो थे वो, उनके पास कुबेर उनको कहा जाता था, धन बहुत था उनके पास, तो कुबेर जो है देवराज इंद्र को कहा गया था, धन संपत्ति से पूर्ण थे वो, तो कुबेर जैसी धन संपत्ति थी देवराज इंद्र के पास। तो देवराष्ट्र का हम इंद्र कहते हैं कुबेर, ठीक, कुबेर को। तो कुबेर से हम देवराज इंद्र, तो देवराज इंद्र से हम कुबेर का अर्थ लगा लेंगे, ठीक है। करौल मंटराज ये आप याद कर लेंगे अपनी तरफ से। तो इस तरीके से इनको याद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक और उनकी उपाधियाँ, देखिए इनका प्रश्न काफ़ी बनता है, पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर देखिए जो हमने कुछ गुप्त शासक हैं उनकी उपाधियों को लिख रखा है। तो देखिए कौन कौन सी उपाधियाँ किस शासक की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, ये तो महाराजाधिराज, ये इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज, यही मतलब गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो आप इससे लगा सकते हैं अर्थ, इसकी जो बड़ी उपाधि थी महाराजाधिराज, यही राजा बना था, तो इसी ने विस्तार किया था। तो ये गुप्त जो साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक था। तो आप इस शब्द से थोड़ा आप ये अर्थ लगा सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं कि महाराजाधिराज जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी। उसके बाद में देखिए ये है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त जो था इसकी उपाधि थी परक्रमांक इसकी उपाधि थी, और इसको परम भागवत, देखिए परम भागवत इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको, परम भागवत इसको कहा जाता था। इसकी उपाधि क्या थी, परम भागवत, इसकी उपाधि परम भागवत भी थी। और एक और इसकी उपाधि थी वे क्या नाम समुद्रगुप्त की, जिसे कहा जाता सर्व राज्योच्छेता, इसको कहा जाता था सर्व राज्योच्छेता भी इसको कहा जाता था। लेकिन ये आप जो पूछी जाती हैं तो परम भागवत इसकी उपाधि थी, पर क्रमांक इसकी उपाधि थी। उसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय तो बहुत फेमस है, इसका विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, ठीक है। विक्रमांक भी कहीं कहीं लिखा होगा विक्रमांक, तो ये विक्रमांक या विक्रमादित्य जो उपाधि थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, इसको भी परम भागवत कहा जाता था। उसके बाद में देखिए ये चौथा है कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य। उसके बाद है स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त को कहा जाता
क्रमादित्य, इसकी उपाधि थी क्रमांक देव या क्रमादित्य, इसको उपाधि बोलते हैं। इसको भी परम भागवत कहा जाता था। फिर है नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त है बालादित्य। आप देखो बालादित्य उपाधि जो थी किसकी थी, नरसिंह गुप्त की थी। नरसिंह यहाँ पर देखिए इनसे सबसे भिन्न है ये नरसिंह, सिंह माने शेर होता है, शेर में बहुत बल होता है, तो आप याद कर सकते हैं बालादित्य जो उपाधि है वो नरसिंह गुप्त की है। चंद्रगुप्त की तो बहुत प्रसिद्ध है, इसको तो आसानी से याद किया जा सकता है, विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम शासक था जो मतलब वास्तविक संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का, इसलिए महाराजाधिराज की उपाधि इसकी हो जाएगी। उसके बाद चालू होती है परक्रमांक परम भागवत, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर परम भागवत इनकी भी थी, और स्कंदगुप्त। मैंने ऐसा भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परम भागवत किन किन शासकों ने उपाधि धारण की थी, तो उसमें नाम आएंगे समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, स्कंदगुप्त का, और इसमें से और भी दे रखते हैं। ठीक है, तो ये हैं उपाधियाँ। अगला है देखिए गुप्त शासकों से संबंधित अभिलेख। इनके अभिलेख जो हैं देखिए यहाँ पर अभिलेख जो दिए गए हैं, कौन अभिलेख किससे संबंधित था, किस शासक से संबंधित था। तो यहाँ पर देखो जो दे रखा है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख था, तो समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख था प्रयाग प्रशस्ति और एरण का अभिलेख। ठीक है, तो मुख्य जो है वो प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है। कि माने कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है, तो वो है समुद्रगुप्त से। देखिए समुद्रगुप्त का जो सांदी विग्रह सचिव था हरिसेन, कौन था, हरिसेन, क्या नाम था उसका, हरिसेन। तो जो हरिसेन था इसने इसकी रचना की थी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और इसमें जो है ना मतलब जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें इसका वर्णन नहीं मिलता है प्रयाग प्रशस्ति का। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन है, ये आप प्रश्न कहीं पर पूछा जाता है कि इसकी वर्णन कहाँ मिलता है, तो ह्वेनसांग जो आया था उसने प्रयाग प्रशस्ति की वर्णन नहीं किया था अपने यात्रा वृत्तांत में, यह बात याद रख लीजिए। उसके बाद जो अकबर था ना, अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद में लगवाया था। अकबर जो था इसने ये जो है ना कौशाम्बी से लाया था यही प्रयाग प्रशस्ति को, और इलाहाबाद के निकट इसको लगवाया था। और ये किस में लिखा हुआ है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है तो ये ब्राह्मी लिपि में और विशुद्ध संस्कृत भाषा की एक चंपू शैली जिसे बोलते हैं, चंपू शैली, तो ये विशुद्ध संस्कृत की एक चंपू शैली है, उसमें ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। और गद्य और पद्य यानी कि काव्य और जो लेखित है विवरणात्मक जो लेख होता है उसमें दोनों में लिखा है, मैंने गद्य और पद्य ये दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों में ही लिखा है, इतनी बात इससे जान सकते हैं। और इसमें देखिए और भी शासकों का नाम इसमें मिलता है, माने समुद्रगुप्त के अतिरिक्त जो शासक थे उनका लेख भी इसमें मिलता है। कौन कौन से, पहला तो अशोक है, देखिए अशोक का लेख भी इसमें मिलता है, अशोक, ये प्रयाग प्रशस्ति में। उसके बाद में रानी का अभिलेख, जो रानी का अभिलेख बोला जाता है उनका भी है, और जहांगीर का एक अभिलेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, जहांगीर का अभिलेख भी इसमें मिलता है, लेकिन ये किससे संबंधित है, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे है देखिए इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख कौन सा है, उदयगिरी लेख और महरौली लेख। देखिए महरौली लेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, जो महरौली का स्तंभ है वहाँ पर चंद्र नाम अंकित है, तो चंद्र से अर्थ जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से अर्थ लगाया जा रहा है, तो इससे संबंधित है उदयगिरी का और महरौली का अभिलेख। उसके बाद में कुमारगुप्त हैं, तो कुमारगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है वो मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख है कुमारगुप्त से संबंधित। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में स्कंदगुप्त का, तो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ जो अभिलेख है इसी में जो सुदर्शन झील टूटी थी, मतलब उसका बांध जो टूटा था उसका वर्णन जो है वो जूनागढ़ के अभिलेख में ही मिलता है। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन मंदिर देखिए ये भूमरा का शिव मंदिर है, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर है, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, भीतर गांव कानपुर का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, जो ये सभी मंदिर जो हैं गुप्तकालीन हैं।
ये गुप्तों ने बनवाए थे। इसमें बहुत ज़्यादा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है ये वाला कि ये देवगढ़ झांसी का मंदिर जो है, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये किससे संबंधित है? ये गुप्तकालीन मंदिर है। नचना ठाकुर पार्वती का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भीतरगांव कानपुर का मंदिर है, ये तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर में है। ये सभी मंदिर गुप्तकालीन हैं। ठीक है। और इसमें है गुप्त शासक एवं उनकी पत्नियां। ये क्यों रखा मैंने? चूँकि अभी परीक्षाओं में, पूर्व की परीक्षाओं में दो बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हूबहू यही प्रश्न डाल दिया गया है, तो इसको आप याद कर लें। देखिए चंद्रगुप्त जो प्रथम था, इसकी पत्नी का नाम जो था कुमार देवी था। ये लिच्छवी राजकुमारी थी, इसका नाम था कुमार देवी। और उसके बाद में समुद्रगुप्त जो था, इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनकी पत्नी का नाम जो है वो कुबेर नाग था। ठीक है, कुबेर नेगा भी कहीं कहीं लिखा होगा, कुबेर नागा भी लिखा होगा, लेकिन ये कुबेर नाग इनकी पत्नी का था। ये नाग वंश से संबंधित थी इनकी पत्नी। तो ये कुबेर नाग जो है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है। उसके बाद में है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त की पत्नी का नाम जो था अनंत देवी या महादेवी शब्द दिया होगा, तो ये नाम जो था ये स्कंदगुप्त की पत्नी का नाम था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो कुबेर नाग है, ये इनकी पत्नी थी। उसके बाद में कहीं पर ध्रुव देवी नाम दिया होगा, तो ये दूसरी पत्नी थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक एवं उनके धर्म, इनसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेट वगैरह में जो प्रश्न बनते थे, मैंने उनको यहाँ पर कलेक्ट किया है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए इनके धर्मों के को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। ये है चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त प्रथम, ये दोनों जो प्रथम के राजा थे, ये वैदिक धर्मी थे। देखिए पहला राजा इसमें तो जो था, मतलब वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसके बाद में समुद्रगुप्त आया, तो ये वैदिक धर्मी दोनों थे। उसके बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये वैष्णव धर्मी था, और स्कंदगुप्त ये भी वैष्णव धर्मी था। उसके बाद में जो कमज़ोर राजा हुए हैं, जैसे इसमें कमज़ोर शासक हुए हैं, जो पुरुगुप्त है, बुद्धगुप्त हैं और नरसिंहगुप्त है, तो ये सब क्या थे? बौद्ध धर्मी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त प्रथम, ये दोनों जो थे वैदिक धर्म को मानने वाले थे, यानी वैदिक धर्मी थे। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था, यानी वैष्णव धर्मी था। स्कंदगुप्त भी वैष्णव धर्मी था। उसके बाद में जो पुरुगुप्त हैं, बुद्धगुप्त हैं, नरसिंहगुप्त हैं, ये कमज़ोर शासक हुए हैं, और ये तीनों ही क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। गुप्त शासकों की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गुप्त जो शासक थे, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी गुप्त शासकों की। तो देखिए प्रशासनिक इकाई इधर दे रखे, इधर शासक दिए हुए हैं। तो देखिए प्रशासनिक इकाई में जो देश होता था अथवा भूक्ति, यानी प्रांत को देश अथवा भूक्ति कहा जाता था। देश भी कहते थे और भूक्ति भी कहते थे। ठीक है, तो भूक्ति बने देश या भूक्ति जो नाम था वो किसका नाम था? प्रांत को कहते थे। ठीक, तो प्रांत को देश या भूक्ति कहते थे, और इसका जो राज्यपाल होता था उसको उपरिक कहा जाता था। देखिए उपरिक राज्यपाल, ये जो प्रांत होते थे मतलब उनका राज्यपाल जो था उपरिक कहलाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की ये है कि जो सीमा प्रांत राज्य हुआ करते थे, सीमा प्रांत, उनके राज्यपाल को गोप्ता कहा जाता था। ठीक है, तो उनके राज्यपाल को क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था। गोप्ता में अंतर क्या था? ये राज्यपाल ये भी था और ये जो उपरिक था ये भी राज्यपाल था, लेकिन ये जो सीमा प्रांत राज्य थे, माने सीमा समाप्त होती थी जहाँ से इनके, वहाँ पर जो राज्य हुआ करते थे उनके राज्यपाल को गोप्ता कहा जाता था। और बाकी जो मध्य के राज्य हुआ करते थे, जो सीमावर्ती नहीं होते थे, सीमा प्रांत के राज्य नहीं होते थे, उनके राज्यपाल को उपरिक कहा जाता था। ठीक है, देखिए विषय क्या होता था? जिला को विषय कहा जाता था, और जो विषय जिला का जो मतलब जो राज्यपाल जो शासन देखता था, शासक होता था, उसको विषयपति कहा जाता था। नगर होता था, और नगर में पुरपाल होते थे। पुरपाल कहाँ होते थे? नगर में। ठीक है, तो विषय से तो विषयपति हो जाएगा, इसको आसानी से याद किया जा सकता है, लेकिन नगर का पुरपाल है, और ग्राम का भी तो याद हो जाएगा, इसको ग्रामिक बोलते थे। ठीक है, तो ये ग्रामिक कहलाते थे। आगे है देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो थे उनके क्या नाम थे, क्या उनको कहा जाता था, वो प्रशासनिक अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे। अब देखिए इसमें है कुमार अमात्य।
तो कुमार अमात्य जो थे वो उच्च पदाधिकारियों का एक वर्ग होता था, उसको कुमार अमात्य कहा जाता था। कुमार अमात्य जो थे, जैसे आजकल के जो ऊंचे अधिकारी होते हैं, तो जो उनको उच्च अधिकारियों को एक जो वर्ग था उसको कहा जाता था कुमार अमात्य। ठीक है। सांधि विग्रहिक क्या कहलाते थे? युद्ध एवं शांति के ये मंत्री कहलाते थे। संधि कराते थे या युद्ध कराते थे तो ये होते थे युद्ध या शांति के मंत्री। ठीक है। अब होता है उसके बाद में तीसरा दे रखा है इसमें खाद्य टपाकिक। खाद्य टपाकिक क्या है? ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष हुआ करता था जो भोजन की व्यवस्था करता था। उसके बाद में महाप्रतिहार या प्रतिहार लिखा होगा, तो प्रतिहार क्या होते थे? ये दरबार के पदाधिकारी होते थे। जो दरबार होता था उसमें विभिन्न पद हुआ करते थे, उसमें ये जो पदाधिकारी होते थे उनको प्रतिहार या महाप्रतिहार कहा जाता था। ध्रुवाधिकरण देखिए, ध्रुवाधिकरण क्या था? ये भूमि कर संग्राहक अधिकारी होते थे। ठीक है। ये भूमि कर जो था उसको इकट्ठा करते थे, वो कहलाते ध्रुवाधिकरण। फिर है दंडपाशिक। तो दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। बलाधिकृत ये सेना का उच्च अधिकारी बलाधिकृत कहलाता था। आगे है देखिए गुप्तकालीन कुछ शब्दावली हैं, इनको भी देख लेते हैं कि उद्रंग और भागकर। ये उद्रंग तथा भागकर क्या होते थे? तो उद्रंग और भागकर जो होते थे ये भूमिकर होते थे। ठीक है। ये भूमिकर होते थे। बिष्टी क्या होती थी? ये बेगार होती थी, माने कि जो पैसे ना दे करके काम कराने वाली प्रथा थी, मतलब बंधुआ मजदूर टाइप के लोग थे, उनको बिष्टी यानी बेगार कहा जाता था। भूतोपात्त प्रत्याय। भूतोपात्त प्रत्ययाय, तो ये क्या कहलाता है? आयात निर्यात जो था इसको कहा जाता था भूतोपात्त प्रत्याय। ठीक है। इसको कहा जाता है आयात निर्यात को। श्रेणी होती थी, इसको व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था। निगम जो था ये व्यापारियों की एक श्रेणी होती थी, उसमें कई भागों में विभाजित थी, तो उसको निगम एक बड़ी श्रेणी होती थी, उसमें कई व्यापारी आते थे, पूरी संस्था टाइप की थी एक। सार्तवा जो था ये व्यापारियों का एक दल हुआ करता था, उसमें 10 या 16 करीब रहते थे शायद, कुछ एक व्यापारियों का एक समूह होता था, उसमें व्यापारियों का जो मुखिया होता था उसको सार्तवा कहा जाता था। नगर श्रेष्ठी जो होते थे महाजनों का प्रमुख होता था, यानी महाजन जो होते थे वो नगर श्रेष्ठी कहलाते थे। गुप्तकालीन रचनाएं एवं रचनाकार। देखिए जो ये रचनाएं जो हैं वो रचनाएं हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं, तो माने गणित से संबंधित हैं। देखिए इसमें कौन सी रचनाएं हैं? पुस्तकें, लेखक और विषय दे रखा। आर्यभट्टियम जो लिखी गई थी इसी गुप्त काल में ही लिखी गई थी, आर्यभट्ट ने इसकी रचना की थी और ज्योतिष गणित से संबंधित है ये। भास्कराचार्य जो महाभास्कर्य एक पुस्तक है, इसके लेखक भास्कर प्रथम हैं, इन्होंने ये भी गणित ज्योतिष से संबंधित है। फिर है ब्रह्म सिद्धांत, तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ये भी गणित ज्योतिष से संबंधित है। पंच सिद्धांतिका है, ये 12 मिहिर की रचना है, ज्योतिष से संबंधित है पंच सिद्धांतिका। फिर है अष्टांग हृदय जो रचना है ये बांगभट्ट की है और ये भी ज्योतिष से संबंधित है। और उसके बाद में है आयुर्वेद की रचना जो की थी धन्वंतरि ने की थी, ये आयुर्वेद से संबंधित है। देखिए इसी में जो और भी रचनाएं हुई हैं, जो मैंने यहाँ पर कुछ ही दे रखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, माने कि गुप्त काल में जो नवरत्न थे वो किस शासक के समय में थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम दिया होगा, उसके समय में ये थे। ठीक है। तो उनके समय में जो नवरत्न थे कौन कौन से थे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास, तो पहला इनका नाम आता है कालिदास। ठीक है। तो कालिदास ने उस समय बहुत ही श्रेष्ठ कवि थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने अलौकिक साहित्य की रचना की। मतलब एक बहुत ही अद्वितीय, मतलब कोई उदाहरण नहीं मिलता इनका। तो इनकी जो रचनाएं हैं जैसे विक्रमोर्वशीयम है, ये नाटक है। मालविकाग्निमित्रम है, नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी नाटक है। कुमार संभव है, एक महाकाव्य लिखा इन्होंने। रघुवंशम एक महाकाव्य लिखा। फिर एक मेघदूत लिखा। ऋतु संहार भी इन्होंने लिखा, ये गीत काव्य हैं। तो इनकी ये रचनाएं जो थी इसी काल में लिखी गई, इसीलिए गुप्त काल को जो है ना स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब ये गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो वो नाम आएगा गुप्त काल को, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी महान रचनाएं हुई हैं। तो मतलब क्लासिकल युग, स्वर्ण युग या क्लासिकल
और स्वर्ण युग दोनों इनका नाम जाता है। ठीक है, क्लासिकल युग जो है इसी का नाम है, क्लासिकल युग। क्लासिकल युग जो है इसी को कहा जाता है, गुप्त काल को। ठीक है, स्वर्ण युग भी इसी को कहा जाता है, स्वर्ण युग। ऐसे महान कवि, महान विद्वान, महान गणितज्ञ, महान ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य बहुत सारे इसमें हुए हैं और आयुर्वेद से संबंधित थी। सॉरी, ये बांगभट्ट की जो रचना है वो आयुर्वेद से संबंधित थी। तो इसमें जो अष्टांग हृदय है वो बांगभट्ट की रचना है, वो आयुर्वेद से संबंधित है। और आयुर्वेद जो है वो धन्वंतरी, आयुर्वेद एक पुस्तक लिखी थी धन्वंतरी ने, तो धन्वंतरी जो था ये भी आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई। उसके बाद में जो धन्वंतरी है ना, तो धन्वंतरी की रचना आयुर्वेद से संबंधित है। इन्होंने आयुर्वेद की रचना इन्हीं के काल में की थी। फिर है देखिए छपड़क भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। अमर सिंह, तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। किसकी की थी? अमरकोश की रचना जो थी वो इसी शासन काल में, माने गुप्त शासन काल के समय में की थी, उन्हें गुप्त समय में की थी। कौन सी रचना थी अमर सिंह की? तो अमर सिंह की रचना थी अमरकोश। अमरकोश की रचना जो थी वो इसी गुप्त शासन काल में हुई थी। बाकी ये धन्वंतरी ने आयुर्वेद की थी, आयुर्वेद। और उसके बाद में देखिए शंकु हैं, ये भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। और बेताल भट्ट जो थे ये भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। और थटकरपक हैं, ये भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। फिर बरहा मिहिर का नाम जो है ये भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। बरहा मिहिर इनकी पंच सिद्धांतिका, मैंने पीछे बताया, पंच सिद्धांतिका इनकी एक रचना है। और बृहत संहिता भी इनकी रचना है। बृहत जातक एक रचना है, लघु जातक एक इनकी रचना है। इन्होंने कई रचनाएं की थी। तो पंच सिद्धांतिका काफ़ी प्रसिद्ध रहती है, ये बरहा मिहिर की रचना है और ज्योतिष से संबंधित है। उसके बाद में देखिए बरुरुचि हैं, तो ये बरुरुचि भी इनके नवरत्नों में शामिल थे। उसके अलावा भी देखिए इस समय में गुप्तकाल में जो अन्य रचनाएं थीं उनकी कौन कौन सी, जैसे पंचतंत्र है, तो पंचतंत्र की रचना जो थी वो भी गुप्त काल में ही हुई थी। ये पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं ये विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं पंचतंत्र की, ये भी उसी समय लिखी गई थी। कामसूत्र एक रचना है, कामसूत्र, जिसके लेखक हैं वात्स्यायन हैं, उसकी रचना भी इसी काल में हुई थी। ठीक है, विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम लिखी है, वो भी रचना इन्हीं के काल में हुई थी, मैंने गुप्तों के काल में हुई थी। कालिदास की तो हुई थी। उसके बाद में शूद्रक का नाम सुना होगा आपने, शूद्रक। तो शूद्रक एक रचनाकार हुए हैं, तो उन्होंने भी क्या किया था, एक कटिकम की रचना जो थी वो इसी काल में की थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ से। और एक और बात आपको बता देते हैं इसमें कि जो अजंता में जो गुफाएं हैं, तो उसमें गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये गुप्त काल से संबंधित हैं। और ये गुप्त काल की जो है मतलब गुप्तकालीन है। ठीक है, ये गुप्तकालीन गुफा संख्या जो है 16, 17 और 19 जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। उनका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था, जो अजंता में गुफाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अजंता में जो गुफाएं हैं, सबसे प्राचीन गुफा पूछी जाती है। उसमें देखिए जो गुफाओं की संख्या है, मैं इस तरीके से बता देता हूँ यहाँ पर। ये गुफाओं की जो संख्या है वो किस तरीके से है, तो गुफाओं में जो 9, 1, 2 फिर 9 है, फिर 10 है और 16, 17, 19 इतनी गुफाएं वहाँ पर बची हुई हैं केवल। कौन कौन सी? एक नंबर की एक गुफा है, फिर है उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, फिर है 9 नंबर, फिर 10 नंबर, उसके बाद में 16 है, फिर 17 है, फिर ये 19 है। मतलब इस तरीके से ये गुफाएं बची हुई हैं। तो सबसे प्राचीन जो गुफाएं पूछी जाती हैं, माने प्रथम शताब्दी में सबसे प्राचीन गुफाएं जो होती हैं वो 9 और 10 की गुफाएं हैं। ठीक है, भूल से भी आप 1, 2 को मत लगा देना, कि संख्या में 1, 2 पहले आता है, लेकिन ये गुफाएं बाद की हैं। ठीक है, तो ये गुफाएं क्या हैं? अंतिम गुफाएं जो हैं वो 1, 2 हैं। अंतिम गुफाएं जो हैं वो 1, 2 हैं। ये 7वीं शताब्दी के अंत की हैं। और 9, 10 ये पहली गुफाएं हैं, मतलब प्रथम शताब्दी की गुफाएं हैं। वहीं 16, 17, 19 ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं।
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।